जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्क राशि के जातकों पर जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में ग्रहों की स्थितियां क्या प्रभाव लेकर आ रही हैं आपकी राशि से। यानी आप समझ सकते हैं कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यानी हम यहाँ पर गोचरीय सिद्धांत के अनुसार आपसे बात करेंगे कि आपकी राशि से कौन सा प्लेनेट कहाँ किस भाव में गोचर करके आपको क्या रिजल्ट देने वाला है। आपकी राशि कर्क, कर्क के स्वामी चंद्रमा जो हर 2.25 दिन के अंदर राशि बदल देते हैं। यानी बहुत ज़्यादा विचारों का आवागमन, विचारों का उतार चढ़ाव, विचारों में गहराई कर्क राशि के जातकों में देखी जाती है। क्योंकि ये चर राशि है इसलिए इनके भीतर चलायमानता भी अधिक देखी जाती है। सोच में गहराई भी है क्योंकि जल तत्व राशि के मालिक भी होते हैं। अब आपकी राशि से कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करेगा उसकी हमारी विशेष भूमिका इस वीडियो में रहने वाली है। और हर ग्रह कोई ना कोई स्वामित्व अपने जीवन में प्राप्त करके रखता है कि किसी का अधिकार फाइनेंस पे है, किसी का एजुकेशन पे है, किसी का शादी पे है, तो किसी का तरक्की और प्रमोशन पे है। तो उन्हीं सभी ग्रहों के बारे में हम विस्तार से रूप से यहाँ आपसे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यदि आपके लिए कोई प्लेनेट है जिसको मैं कर्क राशि के लिए समझता हूँ तो वो है योग कारक मंगल। योग कारक मंगल जो आपकी राशि से पंचम और दशम दोनों की भूमिका निभाता है। यानी शिक्षा कराने वाला ग्रह भी यही है, संतान दिलाने वाला ग्रह भी यही है, संतान से संबंधों के लिए भी यही भाव देखा जाता है। तो पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण भाव भी यही भाव कहलाता है। साथ ही साथ मंगल राशि से दशम का मालिक भी है, जहाँ से हम कर्म, कार्य क्षेत्र, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि देखते हैं। यानी अकेला मंगल दो जगह के राशि का स्वामी हो जाता है। जैसे ही जनवरी की शुरुआत होती है तो जनवरी की शुरुआत में हम देखेंगे कि योग कारक मंगल आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर कर रहा है। एक तो केंद्र का मालिक, त्रिकोण का मालिक राशि से एकादश भाव में पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि ये ग्रह किसी न किसी एक बड़ी और अच्छी प्राप्ति का संकेत देता है कि मेरी शिक्षा का मालिक लाभ में गया, मुझे शिक्षा में फ़ायदा मिलेगा, मुझे शिक्षा से प्राप्ति होंगी, मुझे शिक्षा के द्वारा जीवन में धन आगमन के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं ये दशम भाव का मालिक होकर एकादश में है, इसका मतलब मेरे द्वारा किया हुआ कर्म इस दौरान फलेगा, मेरे द्वारा किए हुए कर्म से मुझे फ़ायदा मिलेगा। ये समय मेरे लिए धन आगमन के लिए उचित है क्योंकि वो प्लेनेट एकादश में है, वो लाभ का, प्राप्तियों का भाव है, वृद्धि का भाव है। इसलिए इस दौरान मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना, एक से अधिक माध्यम से पैसा कमाने के लिए अच्छा है। जो लोग जुए, सट्टे, लॉटरी में पैसा लगाते हैं या जो लोग जीवन में शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय, क्योंकि मंगल यहाँ दोहरे धन योग में है कि मंगल एकादश भाव से बैठकर दूसरे भाव पर दृष्टि देंगे। यानी लाभ से बैठकर धन भाव पे दृष्टि के पैसा कमाया भी जाएगा, पैसे का धन संचय भी होगा। यानी कार्य भी बढ़ेगा, तरक्की भी होगी। ये समय प्रमोशन, तरक्की के लिए बड़ा अच्छा है। कब तक है? 13 मार्च तक मंगल इसी राशि में रहेंगे। शुरुआत में वक्री, बाद में मार्गी अवस्था में होंगे और सभी अवस्था में आपके लिए पूर्ण बेनिफिशियल ये हैं। 13 मार्च के बाद इनका परिवर्तन हो जाएगा, फिर वे राशि से द्वादश में पहुंच जाएंगे। तब आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल आपके कार्य क्षेत्र और एजुकेशनल के में बढ़ सकता है। लेकिन 1 जनवरी से 13 मार्च बड़ा ही सुंदर समय है। इस दौरान आप अपने काम में पूरी तरीके से लगी है, एजुकेशन को टाइम दीजिए, सब चीज़ों में आपको बढ़िया सफलता मिल जाएगी। भाग्य स्थान का मालिक बृहस्पति आपके भाग्य को संभाले हुए है, राशि से 9th हाउस में है। 9th लॉर्ड इन 9th हाउस भाग्य के लिए अच्छा, धर्म के लिए अच्छा, धर्म कर्म के कार्यों के लिए अच्छा, यात्राओं से सफलता का योग दिलाता है। हायर एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है इसको, क्योंकि नवम भाव धर्म का है, नवम भाव ईश्वर का है, भगवान की कृपा आपको ये ग्रह देता है। जब बृहस्पति नवमेश होकर नवम में बैठता है, वो छठे घर का मालिक भी है, इसलिए शत्रुओं का भी दमन करने में ये ग्रह सक्षम माना जाता है। जब बृहस्पति 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे तो आपकी राशि पर और पंचम भाव पे दृष्टि देंगे। यानी मंगल की भांति बृहस्पति भी पंचम भाव पे दृष्टि देकर ये बता रहे हैं कि अगर कोई माता बहन कंसीव करना चाहती है, उसको गर्भ धारण करने की स्थिति की बात करते हैं, तो ये वो एक परफेक्ट समय है आपके लिए जिसमें गर्भ धारण होगा। क्योंकि गर्भ धारण करने में 3 ग्रहों की मुख्य भूमिकाएं आती हैं।
वो आती है शनि की, बृहस्पति की और मंगल की। शनि काल है, बृहस्पति ब्लेसिंग्स हैं और मंगल को बीज कहा गया है। अब 17 जनवरी को जब शनि का ट्रांजिट 8th हाउस में होगा और 8th हाउस से बैठ के वो पंचम भाव पे दृष्टि देंगे, यानी संतान से संबंधित जो कॉम्बिनेशन हैं ये फुलफिल है कि 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च आपके लिए काफ़ी अनुकूल हमें दिखाई दिए। मैं तो इसको मई तक का ही समय मानूंगा, क्योंकि बृहस्पति तो लगभग अप्रैल तक की स्थिति में यहाँ पे है। तो अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने बड़े बेहतर हैं संतान प्राप्ति के लिए। अब शनि की ढैया शुरुआत हो जाती है आपको 17 जनवरी से, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि शनि यहाँ अपनी ही राशि में अष्टम भाव में मूल त्रिकोण में होकर बैठेंगे। इसका मतलब है, ये बात तो अपने आप में ठीक है कि ग्रह अपने भाव का नुकसान नहीं करता, ये आयु वृद्धि के लिए है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, समस्याएं आएंगी लेकिन उनको रिमूव कर देगा ये ग्रह। क्योंकि शनि की ढैया अगर प्रारंभ होती है तो कहते हैं चंद्रमा से अष्टम में शनि अगर आए तो उस दौरान व्यक्ति को प्रोफेशनली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वैसी ही ज़्यादा मेहनत कराएगा आपका शनि, क्योंकि तीसरी दृष्टि वो दशम भाव पे देगा जहाँ पे राहु बैठा है। इसका मतलब है कि ढैया शुरू होते ही अपनी कमर कस लो। ईजी गोइंग काम नहीं होंगे, काम होंगे निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप समझो कि मैं बहुत कम प्रयास करके अपनी सफलता हासिल कर लूँ तो कहीं ना कहीं आपकी ही चूक होगी, आपकी ही गलती होगी। आपको कैसा लगेगा कि मैं और मेहनत कर लेता तो अच्छा रहता, मैं ज़्यादा भागा दौड़ी कर लेता तो अच्छा रहता, मैं ज़्यादा पढ़ लेता, ज़्यादा देख लेता, ज़्यादा समझ लेता तो ज़्यादा अच्छे कुछ कर सकता था। तो वो एक अच्छी सिचुएशन शनि से आती है। तो शनि की ढैया से आपको सावधान भी रहना है, और शनि की ढैया आपको फल भी देने वाली होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं। अब आपकी राशि से सप्तम भाव में बुध और शुक्र का गोचर महीने की शुरुआत में बनेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बुध से थोड़ा सावधान रहना है। क्यों रहना है सावधान? कि आप इस बुध को देखिएगा कि 29 दिसंबर जब जीवन में आएगा तो ये ग्रह वक्री हो जाएगा, मकर राशि से निकलकर ये धनु में पहुंच जाएगा। कि 12वें और तीसरे घर का मालिक जब छठे घर के अंदर ट्रांजिट करता है तो ये कॉम्बिनेशंस हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होना, व्यर्थ का पैसा खर्च होना, यात्राओं पर पैसा खर्च होना, कभी कभी फिजूल खर्चे जबरदस्ती गले आकर पड़ जाते हैं ऐसी स्थितियों में। और धनु के अंदर की स्थिति आप देखिएगा कि 30 दिसंबर तक धनु में वक्री, फिर 18 जनवरी को मार्गी, और फिर आएंगे वापस ये 7 फरवरी को मकर में। यानी देखा जाए तो 1 जनवरी से लेके और 18 लगभग 7 फरवरी तक की जो स्थितियां हैं वो धनु राशि में ही बुध की रहेंगी। ये समय थोड़ा सा परेशान करने वाला आपके लिए रहेगा। इस दौरान खर्चे बढ़ेंगे, हेल्थ इश्यूज पर पैसा खर्च होगा। व्यर्थ के खर्चे ना करें, अपने पैसे को बचा कर रखें, क्योंकि जैसे ही महीने की शुरुआत होती है तो 14 जनवरी तक आपके धन के मालिक जो सूर्य हैं वो छठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सूर्य की स्थिति धन के मालिक होके छठे घर में है 14 जनवरी तक, और बुध भी वहां आएंगे। यानी यहाँ भी ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि धन का अकस्मात खर्च होना या धन से संबंधित खिंचावट या परेशानी महसूस होगी। इस सूर्य का ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 14 जनवरी को ये मकर में आएंगे, 14 जनवरी से 14 फरवरी ये राशि से सप्तम में होंगे, 14 फरवरी से 14 मार्च ये राशि से अष्टम में होंगे, और 14 मार्च के बाद ये पहुंचेंगे फिर कहीं मीन में। यानी धन की स्थिति लगातार 3 महीने संघर्षरत आपको दिखाई देती है। जहां एक तरफ मंगल धन दे रहे हैं, जहां एक तरफ बृहस्पति काम आपके बना रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध की स्थिति आपको चेतावनी देती है कि देखिए पैसा तो इस दौरान आएगा, लेकिन पैसे को संचय करने पर भी ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि आप व्यर्थ के कार्यों में अपना पैसा लुटा दें, किसी को दे दें तो वापस ना आए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जब व्यर्थ में धन खर्च करने के योग बनते हैं तो कोई ना कोई साधन भी बनेगा। यानी मंगल और बृहस्पति तो दिलाएंगे धन कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको धन मिला, लेकिन आप अपने पैसे को संभाल नहीं पाए, आपको जो सम्मान मिला आप उसको संभाल नहीं पाए, उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अच्छी स्थिति कब और अच्छी हो जाएगी? जब बुध की स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी। बुध की स्थिति कब सुधरेगी? 7 फरवरी से 27 फरवरी तक मकर में रहेंगे। ये सिचुएशन थोड़ी आपको रिलीफ देने वाली बनेगी, और 27 फरवरी के बाद फिर ये ग्रह अष्टम में आ जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं एक तनाव शुरू हो जाएगा। यानी
मंगल और बृहस्पति और शनि तो आपके लिए हो गए इस 3 महीने में बहुत बेहतर, लेकिन सूर्य, बुध और शुक्र चेतावनी देते हैं आपको कि भैया ऐसे समय में अपना ध्यान रखो। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको फायदा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका धन बचेगा, आप सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो आप अपने आप को बढ़िया महसूस कराएंगे। अन्यथा ऐसी स्थितियों में जब ग्रहों की युतियाँ ऐसे भावों में बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता होती है। ये समय शादी के लिए तो सही नहीं है, विवाह से संबंधित प्रस्ताव तो इस दौरान सफल होंगे नहीं। ऐसे समय में प्रेम संबंध भी सफल नहीं रहते हैं, यानी प्रेम संबंध हो या फिर आपकी शादी से संबंधित स्थितियों, वो इन 3 महीने में होती दिखाई नहीं दे रही है। यानी इन 3 महीनों के अंदर सूर्य, बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके लिए कोई फेवर में नहीं दिखाई देते, और ये तीनों ग्रह का राशि परिवर्तन, वक्री होना, वक्री से मार्गी होना आपको लगातार इंडिकेशंस देता रहेगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ नया काम जोड़ना, नया काम करना, तो 3 महीने रुक जाओ। और यदि रिस्क ले रहे हो तो उतना रिस्क लेकर आगे चलो जितना आप संभाल पाओ, जितना आप झेल पाओ, उसका विशेष तौर पे आपको रखना होगा यहाँ ध्यान। तो यहाँ मैंने ग्रहों की स्थिति, गोचर आने वाले 3 महीने में कर्क राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव देगी, कौन से ग्रह आपके फेवर में हैं और कौन से ग्रह आपको दे रहे हैं एक प्रॉब्लम्स या चेतावनी या सावधानी रखने के लिए कह रहे हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।